we're going to discuss about K how मतलब what is going to be the next in the stage when it comes to the planet formations and उसकी डेथ को असल तो तुम लोगों को पढ़ना नहीं है। अच्छा जी, do we have any issues regarding light year? That's another important thing, वो आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। एंड उसकी एप्लीकेशंस भी आप लोगों को आने चाहिए। एप्लीकेशंस क्या, आप लोगों को बस पता होना चाहिए कब यूज करना है वो वाली चीज ना। तो अच्छा जी, प्रोटोस्टार किसको कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल प्रोटोस्टार? बिफोर गेटिंग इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स जस्ट नॉट फॉरगेट के वेलोसिटीज, ऑर्बिटल रेडियस एंड ऑर्बिटल वेलोसिटीज जो हमने कल पढ़ा था। व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी? अयान? शुक्र है टाइमली इमदाद मिल गई आपको। यहाँ पे बेसिकली वो उस फॉर्मूला को ही डिस्कस कर रहा है कि 2 πr/T का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होना है हमारे पास। वी वेलोसिटी उसने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया कि वी वेलोसिटी है कौन सी। वी नीड टू यूज दैट। सो वी इज इक्वल्स टू 2 πr/T। This r and this T is going to be used in that। उसके बाद स्कैटरग्राफ किस लिए यूज होता है जायमा? हाँ जी। इफ वी वांट टू शो आर रिलेशनशिप बिटवीन द टू, तो हम लोग क्या उसके लिए क्या यूज करेंगे? स्कैटर ग्राफ को यूज करेंगे। स्कैटर ग्राफ का मकसद क्या होता है? इट शोज कि वेदर कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन द टू और नॉट हमारे पास। टू शो रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। अच्छा जी, जब प्लैनेट फॉर्मेशन होती है, ज्वाइन हिम ओवर देयर। और जो तुम्हारे इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, उसमें क्या होता है हमारे पास? उसमें एटम जो है वो क्या हो जाता है? आयनाइज। ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एटम उसमें न्यूट्रल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, वो आयनाइज हो जाता है। दैट और हमारा एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस मेनली हमारे पास किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है? प्लाज्मा। स्पेस में मोस्टली क्या है हमारे पास? प्लाज्मा एग्जिस्ट कर रहा है। लेट्स क्विकली डिस्कसेस। न्यूबेला आता है। ड्यू टू दिस हमारे पास क्या क्रिएट होता है? एक्रिएशन डिस्क आती है, क्योंकि न्यूबेला जो है इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग द स्टार। हम ये भी कह सकते हैं बिकॉज न्यूबेला जब बेसिकली डेथ ऑफ अ स्टार था, इट गिव्स वो गैस एंड रॉक्स एंड एलिमेंट्स को क्या करता है? दे थ्रो इट इनटू द स्पेस। ठीक है, और वही फिर गैदर अप होते हैं ड्यू टू द ग्रेविटी। नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स फॉर द प्लैनेट फॉर्मेशन। फिर एक्रीशन डिस्क फॉर्म होती है विच इज द, इसमें क्या होता है यार इस डिस्क में? इसमें क्या होती हैं? रॉक्स होती हैं, गैसेस होते हैं एंड एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है? दे आर पुल्ड इनवर्ड। यहाँ पे क्या किस वजह से होता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, इनवर्ड इनवर्ड प्रेशर जो होता है बेसिकली हमारे पास, वी कुड ऑल्सो कॉल इट इनवर्ड प्रेशर हमारे पास। फिर हमारे पास क्या होता है? when the temperature is enough to initiate a fusion reaction, तो हमारे पास एक ब्लास्ट ऑफ होता है जिसकी वजह से क्या क्रिएट होता है? आउटवर्ड प्रेशर।
अच्छा जी, व्हेन फ्यूजन रिएक्शन इज इनिशिएटेड तो हमारे पास क्या जनरेट होगा, आउटपुट प्रेशर, और हमारे पास क्या फॉर्म होगा, प्रोटो स्टार। प्रोटो स्टार को न्यूबॉर्न स्टार भी कह सकते हैं हमारे पास। इसके बाद हमारे पास कौन सा स्टेज आती है, मेन सीक्वेंस। मेन सीक्वेंस इज बेसिकली द पॉइंट जब डेथ ऑफ अ स्टार ने क्या होना है, स्टार्ट होना है। प्रोटो स्टार के बाद क्या आएगा, मेन सीक्वेंस। मतलब यहां तक रुक जाना है हमने फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट के अंदर, उसके बाद मेन सीक्वेंस का सेक्शन अलग है हमारे पास, ठीक है। तो मेन सीक्वेंस के अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है कि व्हाट इज मेन सीक्वेंस, हमारे पास एनी आइडिया, सीक्वेंस सीक्वेंस सीक्वेंस, हाँ, क्या होता है, एनी आइडिया, मेन सीक्वेंस क्या होगा। वो कंज्यूम अप कर चुका होता है कब तक, 12% ऑफ फ्यूल उसने क्या यूज कर लिया होता है अपना, यूज अप कर लिया होता है, किसने, प्लैनेट के अंदर। स्टेबल स्टार फॉर्म हो गया, प्रोटोस्टार जिसको हम लोगों ने कहा, उसने हमने 12% ऑफ द फ्यूल स्टार्ट कर लिया। अब क्या होगा हमारे पास, डेथ ऑफ द प्लैनेट क्या होगी, इनिशिएट होगी। फॉर दैट लेट मी टेक यू टू द डायग्राम, और फिर वहीं से डिस्कस कर लेते हैं। नहीं नहीं, मतलब वो स्टार्ट सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, अब स्टार्ट होने वाला है। बेसिक अंग्रेजी है भाई। अच्छा जी, कैन यू सी द डायग्राम, शुड आई जूम इट फर्दर, कैन यू सी इट नाउ। अच्छा जी, अब आप लोगों ने फर्दर ऑन ये याद रखना है कि वंस अ मेन सीक्वेंस इज स्टार्टेड, ठीक है, मेन सीक्वेंस हैज रीच्ड, सॉरी स्टार्टेड का वर्ड नहीं यूज करना, मेन सीक्वेंस हैज रीच्ड। आप लोगों ने देखना है कि सोलर मासेस कितने हैं उसके, ठीक है। डाटा गिवन है जनरल, आपको एक थ्योरेटिकल वर्ड्स में आप बात करें, इफ इट्स स्टार्टिंग विद लेस देन 8 सोलर masses तो हमारे पास ये सीक्वेंस आएगा। इफ इट्स स्टार्टिंग विद ग्रेटर देन 8 सोलर masses तो ये सीक्वेंस आएगा। यहां पे भी दो पार्ट्स उसमें डिवाइड होते हैं। डू वी अंडरस्टैंड। मेन सीक्वेंस के बाद हमने देखना है कि वेदर इट्स मोर देन 8 सोलर masses और लेस देन 8 सोलर masses। सोलर masses हम स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है, मास ऑफ द सन हमारे पास। So if it's less than 8 solar masses, we are going to have red giant. रेड का कलर थ्योरी में ही उसने बताया हुआ आप लोगों को, बिकॉज कि वो गैसेस वो एमिट कर रही होती हैं इन द वेवलेंथ ऑफ रेड, इस वजह से इट अपीयर्स रेड। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, प्लानिटरी न्यूबेला, दैट वुड इवेंचुअली टर्न इनटू व्हाइट dwarf एंड देन ब्लैक dwarf, दैट इज द एंड ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। अगर इफ इट्स मोर देन 8 सोलर masses इट्स गोइंग टू बी रेड सुपर जायंट, देन सुपरनोवा। अब यहां पे हम लोगों ने सुपरनोवा के बाद देखना है कि इफ इट्स मोर देन 8 सोलर सॉरी 3 सोलर masses तो वो न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म करेगा, और अगर लेस देन 8 3 सोलर masses है तो हमारे पास क्या बनेगा, ब्लैक होल बनेगा, ओके। सुपरनोवा के बाद, हाँ। So if it's less than, I guess I said the opposite. If it's less than 3 solar masses, तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। और if it's still more than 3 solar masses, तो वो क्या बनेगा हमारे पास, ठीक हो गया। आप क्या दो चीजें हम लोग को याद रखनी है कि आफ्टर द मेन सीक्वेंस सब में आता है, उसमें ये नहीं डिपेंड कर रहा होता कि 8 सोलर masses हैं या 8 सोलर masses नहीं है। मेन सीक्वेंस इज द पॉइंट वेयर 12% ऑफ द फ्यूल हैज बीन कंज्यूम्ड हमारे पास। उसके बाद हमने देखना है कि वो 8 सोलर masses हैं या लेस देन 8 सोलर masses। लेस देन 8 सोलर masses हैं तो क्या आएगा सबसे पहले, डोंट लुक एट द स्क्रीन, रेड जायंट, देन डोंट लुक एट द स्क्रीन, प्लैनेटरी न्यूबेला, देन व्हाइट एंड देन ब्लैक। कलर्स की सीक्वेंस वैसे पूछते नहीं है वो हम लोगों से, बट इन केस दे आस्क तो हम ये बोलेंगे दे आर एमिटिंग एनर्जी इन दैट वेवलेंथ हमारे पास, ठीक है। अब इफ समथिंग इज ब्लैक तो उसको हम क्या कहते हैं, इट्स एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग, ठीक है। ब्लैक कलर वो जो डार्केस्ट पेंट या कुछ इस तरह, मे बी यू माइट हैव सीन दोज वीडियोस के जी, डार्केस्ट ब्लैक जो बना है उसमें लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद इफ इट्स मोर देन 8 सोलर मैसेज सबसे पहले क्या आएगा, रेड सुपर जायंट, फिर क्या आएगा, सुपरनोवा, देन वी हैव टू सी
इस इफ इट्स लेस देन 3 सोलर masses तो हम क्या बनाएंगे, न्यूट्रॉन स्टार। और न्यूट्रॉन स्टार नाम से ही समझ में आ रहा है उसमें क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है। न्यूट्रॉन कब बनता है, न्यूक्लियस के ब्रेक होने के बाद हमारे पास वी विल हैव न्यूट्रॉन। ठीक है। और उसमें क्या हो रहा होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, उसमें क्या हो रहा होता है, बल्कि न्यूक्लियस को छोड़ो, तुम बस ये याद रखना कि न्यूट्रॉन फॉर्मेशन कब होती है, व्हेन वन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स सॉरी इलेक्ट्रॉन कंबाइंस। आप लोगों को याद होगा रेडियोएक्टिविटी में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रॉन को ब्रेक करके एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बनता है। डू यू गाइस रिमेंबर दिस इक्वेशन? ऑब्वियसली नो। हु आई एम इवन आस्किंग। ठीक है। तो व्हेन अ न्यूट्रॉन ब्रेक्स इट मेक्स अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन। बिकॉज उसका चार्ज जीरो होता है तो 1 - 1 वुड मेक इट जीरो एंड 1 + 0 वुड मेक इट 1। एंड देन लेस देन 3 सोलर masses है, वी गोइंग टू हैव दैट। अच्छा, यहाँ पे वन थिंग अकर्स के जो हमारे पास, डू वी नो व्हाट ब्लैक होल्स आर? यू मस्ट नो व्हाट ब्लैक होल्स आर। ठीक है। बहुत कॉमन डिस्कशन पॉइंट होता है ब्लैक होल्स का हमारे पास। और व्हाई डू वी कॉल देम ब्लैक होल्स, अयान? व्हाई डू वी कॉल इट ब्लैक होल? हाँ, एंड वंस इनसाइड कैन नॉट, बाहर नहीं आ सकता हमारे पास। ठीक है। सो ब्लैक होल्स का काम हमारे पास ये होता है। अब होता क्यों है, लेट्स लेट्स डिस्कस दैट। स्पेस में सिर्फ एक फील्ड प्रेजेंट है, और वो कौन सी है, कौन सी है भाई? फील्ड, ग्रेविटेशन। ठीक है। सो इफ ब्लैक होल्स आर बेसिकली वट जहां से भी गुजरते हैं दे एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग, इट मींस दे हैव द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ दे पुल समथिंग इनवर्ड्स। हम लोग पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या इन्फ्लुएंस होता है, इट पुल्स इनवर्ड। तो द ब्लैक होल्स बेसिकली कुछ कुछ ऐसा कुछ सुपर नेचुरल चीज नहीं है, या कुछ इस तरह की चीज नहीं है कि फलानी वो मतलब कोई ऐसी यूनिवर्सेस हैं जो ईट अवे करी हैं फलान ढिमकाना, ट्रांसफॉर्मर वाला कोई सीन नहीं है। बेसिकली बस क्या है हमारे पास, ये जो प्लैनेट ये वाला फॉर्म होता है, दिस स्टेप फॉर्म्स, इट क्रिएट्स अ वॉइड कह सकते हैं स्पेस के अंदर, विच हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट दोज पॉइंट्स। सो वन समथिंग इज स्ट्रॉन्गर, और स्पेशली इन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में इट वुड पुल एवरीथिंग, क्या करेगा वो, इन्वर्ट करेगा। लाइट उसमें जाएगा तो वो अब्सॉर्ब कर लेगा। बेसिकली उसमें स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। तो इफ समवन आस्क के व्हाई दिस इज अकरिंग, सो यू हैव टू गो विद दैट। अब देखो, ये वाली चीज तो हम लोगों को पता है ना कि ये सब हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमारी अर्थ के ऊपर है, दैट समथिंग विच इज प्रोवाइडिंग एवरीथिंग विच इज लिवेबल सिचुएशन क्रिएट्स करते हैं। तो अगर उनकी वैल्यूज आप लोगों को मैं एक वीडियो भेजूंगा, उसके अंदर ना उन्होंने दिखाया है कि व्हाट द एस्ट्रोनॉट्स एक्सपीरियंसेस ड्यू टू द चेंज ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। बिकॉज जब वो अर्थ सरफेस से बाहर निकल रहे होते हैं, वीडियोस तो मजाक मजाक में मूवीज में तो तकरीबन कहीं ना कहीं नजर आई होंगी कि उनके अच्छी भली हट रही होती है जब वो अर्थ एटमोसफेयर से निकल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही होती है, जीरो पे जा रही होती है। हमें इतना पता है ना, मून के ऊपर हम लोग वॉक नहीं कर सकते क्योंकि उसकी फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, 1/1 सॉरी 1/6 टाइम्स लेस है हमारे पास। तो जब भी आप इन चीजों को डिस्टर्ब करोगे, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि वी हैव डिस्कस कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 × 10⁵ ठीक है। यानी 100,000 की वैल्यू होती है। दैट्स मोर देन इनफ टू क्रश आवर बॉडी। ठीक है। विद इन सेकेंड्स, मतलब नैनो सेकेंड्स में हमारी बॉडी को क्रश कर सकता है। बट हम हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इस तरह का निजाम रखा हुआ है कि हमारा इनसाइड प्रेशर इज बैलेंस बाय द आउटसाइड प्रेशर, और वो चीजें सस्टेनेबल रहती हैं। जब ग्रेविटी नहीं होती, आप लोगों को पता है हम लोग वॉक नहीं कर सकते बहुत। अब ये नहीं कि हाँ ग्रेविटी बढ़ा दोगे तो वो आपको क्या कर देगा, कॉमन सेंस क्या कहती है, ग्रेविटी इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, आप उठ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि इनवर्ट पुल कर रही है ना। तो इफ ग्रेविटी स्ट्रांग, आप उठ ही नहीं पाओगे।
वो आई गेस इन्होंने आइस एज में था शायद वो सीन आया, या मेडागास्कर वाले में कहीं पे ऐसा कोई सीन आया था कि वो ग्रेविटी की वैल्यूज चेंज हो रही थी, तो वो चिपक जाता था। फिर वो सॉरी वो किसी मशीन में जाते हैं जहाँ पे वो ग्रेविटी की वैल्यू को कम ज्यादा कर रहे होते हैं, तो वो उसको जब, हाँ आइस एज ही था उसमें, वो जो अपना वो नट लेके नहीं भाग रहा होता, वो एक स्पेसशिप में फंस जाता है, तो वो स्पेसशिप में ग्रेविटी की वैल्यू कम ज्यादा कर सकते होते हैं, तो वो जब ज्यादा करता था वो चिपक जाता था बिल्कुल, फिर वो फिसल के जाता था तो फिर वो उसको बढ़ा देता था। So when these are the forces जिसमें आपने कॉमन सेंस अप्लाई करने, बिकॉज दे आर पुलिंग अस इनवर्ड, तो उनके इफेक्ट वही होंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, क्यों जनरेट हो रहा है, डू वी इवन नो वन व्हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज जनरेटिंग? वाह दीदी वाह, जहालत की महारानियां पूरी क्लास में बैठी हुई हैं। तुम्हें मुंह छुपाने की जरूरत ही नहीं, मुझे पता तुम इस काबिल हो ही नहीं कि मैं तुमसे कभी सवाल पूछूं। मैं वो जिससे पूछ लिया उसने ऐसा अनोखा जवाब दिया कि बस आगे मेरी हिम्मत ही नहीं है। और खदीजा मैडम भी बैठी हुई है। हाँ हाँ दीजिए। अच्छा, डू वी अंडरस्टैंड अप टिल हेयर? अच्छा, लेट्स, तो व्हेन देयर इज अ डॉपलर्स इफेक्ट हमें किसको डिस्कस करा रहा होता है? कि व्हेन देयर इज अ relative motion between source and observer, apparent change in frequency occur। अब यू माइट हैव, ये तो हम एवरीडे रूटीन में रोज ही ऑब्जर्व करते हैं। वी आर स्टैंडिंग ऑन द रोड, अ कार इज बायपासिंग अस और वो हॉर्न बजा रही है। सो व्हेन इट्स फार अवे फ्रॉम अस, हमें उसके हॉर्न की इंटेंसिटी क्या नजर आएगी? लो होगी। ठीक है, व्हेन इट रीचेस टू अस, अब क्या हॉर्न हॉर्न की इंटेंसिटी में एक्चुअली में क्या बाय कार चेंज आ रहा है? हॉर्न की एनर्जी तो वही है ना जो वो पहली दफा बजा रहा था, बट हमें उसकी साउंड में चेंज फील हो रहा है। क्या हॉर्न की उसमें पावर में कोई चेंज आया? वो तो सेम ही रह रहा है ना, बट दूर से हमें उसकी आवाज आहिस्ता आ रही है। व्हेन इट रीचेस टू अस, तो उसकी आवाज क्या होती है? इट हैज अ higher sound. So this change in frequency due to the relative motion of source and observer. Do I even tell कि हम observer होंगे या source होंगे? क्योंकि यहाँ पे भी मसला आ सकता है। कोई पता नहीं तुम लोग सोर्स भी बन रहे हो किसी चीज का, कि बना दो कि जी हम सोर्स है, हम कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि उसमें अपीयरेंस चेंज, तो भाई साहब हम ऑब्जर्वर हैं इन दैट केस, कार सिनेरियो, एंड द कार इज द सोर्स, हॉर्न ऑफ द कार इज द सोर्स। So when it reaches to us, the horn sound becomes higher and higher, and when again it bypasses us, तो horn की आवाज फिर क्या हो जाएगी? स्लो। तो ये जो apparent change in frequency आता है इन द सोर्स, सोर्स की फ्रीक्वेंसी में जो apparent change आता है, apparent का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? Why are we using the word apparent? बिकॉज इट अपीयर्स लाइक कि ऐसा हो रहा है, बट ऐसा हो नहीं रहा होता, क्योंकि आपका सोर्स की जो एनर्जी है, जो फ्रीक्वेंसी है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। इट्स अपेरेंट चेंज हमारे पास, ठीक है। सो अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज नोन एज डॉपलर्स इफेक्ट, और इसमें हम दो शिफ्ट्स को डिस्कस करते हैं। वन इज रेड शिफ्ट एंड अदर इज ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट मतलब बिगर वेवलेंथ्स, और ब्लू शिफ्ट मींस स्मॉलर wavelength. So if wavelength is smaller, it means object is approaching, or if it's redshift, it means objects are going away. Consider this के
किस ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है? नॉर्मली हम इस इफेक्ट को यूज करते हैं टू सी वेदर समथिंग इज नियर टू अस और इज गोइंग फर्दर अवे। जो whales and everything in submarines, they uses that technology. So अगर if we send out a signal, a burst of signals, and incoming signals are of bigger wavelengths, it means something is very further away from us. ठीक है? और अगर जिस सिग्नल से हमने उसको भेजा, जिस सोर्स से हमने उसको जिस फ्रीक्वेंसी से भेजा, एग्जैक्टली सेम ही आ रहा है, इट मीन्स क्या होगा उसका? कि वो स्टेशनरी है, वट एवर इज इन फ्रंट ऑफ अस वो स्टेशनरी है। अगर बिगर वेवलेंथ आ रही है तो इट मीन्स हमसे बहुत दूर है कोई चीज पड़ी हुई, और अगर स्मॉलर वेवलेंथ आ रही है इट मीन्स के वी आर अप्रोचिंग समथिंग, क्योंकि अंडर द सी या समवेयर जहां पे हम लोकेट नहीं कर सकते विजुअली किसी चीज को, हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। सो ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से हम डाटा को डिस्कस करते हैं। सो इफ इट फॉल्स इन द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, इस वजह से रेड शिफ्ट उसको कहा जा रहा है, इट मीन समथिंग इज गोइंग अवे फ्रॉम अस। इसका मेन टारगेट ये है कि इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई कि यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंडिंग। ठीक है? विच इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। बल्कि लेट्स ऐड सम फ्यू मोर पॉइंट्स इनटू इट। लेट्स नॉट फॉरगेट कि when the 12% of the fuel has been utilized, the fuel reaction would not stop but slows down, due to which that inward gravitational force, जो फील्ड उसको इनवर्ड पुल कर रही थी, that increases again। पहले तो क्या हुआ था कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि when inward gravitational force becomes equals to outward radiation pressure, तो stable star is formed। So when we are discussing the death of a star, so due to the usage of the fuel, which is hydrogen, fusion reaction will slow down। Then हमारे पास क्या start होगा? उसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन वुड बी स्लो डाउन, और उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अगेन हमारे पास क्या होगी? इंक्रीज होगी। इनवर्ड फोर्स अगेन इंक्रीज होगा। नाउ जस्ट लेट्स रिमेंबर दैट कि इनवर्ड फोर्स इंक्रीज हो चुका है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब कलर्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वाई वी आर हैविंग द रेड कलर। तो उसमें हम लोगों को पता है कि हाइड्रोजन कोर में हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है? हाइड्रोजन टेम्परेचर ऑफ द कोर एंड हाइड्रोजन आउटर शेल जो है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा ड्यू टू द इनवर्ट प्रेशर। उसकी वजह से जो टेम्परेचर जो है इंक्रीज होगा, एंड हाइड्रोजन वुड कंबाइन टुगेदर फॉर्म हीलियम विच इज फ्यूएन, जिसकी वजह से एनर्जी एमिट होगी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ रेड कलर। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद करना है। फिर जो है, जो रेड जाइंट होता है इट्स एक्चुअली बिगर इन साइज, बिकॉज रेड जाइंट का कलर वी जस्ट डिस्कस्ड के वी कुड सी के this red color is when hydrogens combine to give helium. So energy is emitted in the red spectrum. ठीक हो गया? उसकी वजह से हमारे पास जो है अपेयर होता है। सो हमारे पास ये जो हल्का सा कुछ शेडो नजर आ रहा है ना, दिस शेडो इज, ये जो है इट्स एक्सपेंशन की वजह से आ रहा है, एंड इट्स कूलर देन द नॉर्मल स्टार। और कूलर सरफेस होती है इसकी रेड जाइंट की हमारे पास। अब रेड जाइंट ऑब्वियसली इट वुडंट स्टॉप देयर, उसने फर्दर ऑन भी कंटिन्यू करना है। एंड देन रेड जाइंट जो है इट converts into white dwarf when all of its fuel is used, and its size is comparable to the size of the earth। जिसकी वजह से उसकी
white hot surface होती है, and then it further cools down to black plasma. जो हमारे पास the nubella that we have missed here, nubella basically क्या होता है? It's a bubble of gas that is surrounding a white dwarf. यहाँ पे उसने अलग से किया हुआ है, but this bubble is surrounding the white dwarf as well. हम लिख सकते हैं यहाँ पे for planetary nubella, it's a bubble surrounding white dwarf that used to be the outer shell of red giant. दैट वाज कि जब हम 8 सोलर मासेस में जब रेड सुपर जायंट को हमने अप्रोक्सीमेटली डिस्कस कर लिया, इसका रेड कलर भी इसी वजह से हमारे पास फॉर्म होगा। फियन रिएक्शन जब इनवर्ट प्रेशर इंक्रीज होता है तो फिर फियन रिएक्शन अगेन इनिशिएट होता है, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। एंड रेड सुपर जायंट के अंदर द कोर टेम्परेचर इज इनफ फॉर द फियन ऑफ द लाइटर एलिमेंट्स, जिसकी वजह से फिर एक्सपेंशन होती है। एंड इस स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा होता है? वी हैव फ्यूजन ऑफ लाइटर elements हो रहा होता है, which then expands into the red giant के में होता है हमारे पास। let me show you these points at somewhere here. हाँ, it's right here. Okay, let me circle that out. Okay, the star is hot enough for the fion of lighter elements to continue into in shells further from the core. Outer shell expands into red giant. Then it's not possible to make elements heavier than iron, तो नॉर्मली लाइटर एलिमेंट्स ही बनते हैं। उसके बाद क्या होगा कि व्हेंस ऑल ऑफ द फ्यूल हैज रन आउट, द स्टार कोलैप्सेस वन फाइनल टाइम एंड देन एक्सप्लोड एज अ सुपरनोवा। कॉज जब ऑल ऑफ द फ्यूल विल बी यूज्ड अप, फ्यूजन रिएक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, इनवर्ट प्रेशर अगेन इंक्रीज होगा, एंड इट फाइनली इनवर्ट प्रेशर दोबारा इंक्रीज होगा, इट वुड एक्सप्लोड एज अ सुपरनोवा. Up, this would provide the energy required to create elements heavier than and then push them into space as nebula. You, now you guys remember ये वही nebula है जो हमने स्टार फॉर्मेशन के अंदर डिस्कस किया था, along with lighter elements including hydrogen. That's why there is so much hydrogen in the space. ठीक है? अच्छा जी, अब आगे वो पॉइंट डिस्कस किया हुआ जो मैंने आपको बताया, सुपरनोवा के बाद वी नीड टू सी के कितने सोलर masses लेफ्ट हैं। इफ इट्स लेस देन 3 सोलर masses, देन अ न्यूट्रॉन स्टार इज फॉर्म्ड एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग। अब वो उसको डिफाइन करें कि व्हाई डू वी कॉल इट अ न्यूट्रॉन स्टार। सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज स्ट्रॉन्ग दैट द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर फोर्स्ड टुगेदर टू क्रिएट द न्यूट्रॉन, एंड even more massive core will continue collapsing until it becomes so dense that even light can escape and the star becomes a black hole. They have not mentioned if it's more than 3 solar masses, but you would find that into certain theories जहाँ पे वो उसमें discuss करेगा। अब ये एक उन्होंने ओवरऑल थ्योरी बताया हुआ है कि और स्टार begins as a protostar, but
The future path of a star is determined by its mass and when it moves onto the main sequence. सब स्टार्ट तो एज अ प्रोटोस्टार ही होते हैं, बट मेन सीक्वेंस इज डिसाइडेड कि हाउ मच मास इज उसमें लेफ्ट आउट है. A stage in its life when it is stable and burning hydrogen. A stars that are more massive spends less time on the main sequence as they have higher core temperature and use their fuel more quickly. So I hope you understand the depth of a star. Everything I have discussed. Doppler's effect is going to be our next topic. I have given you the introduction. Then we would go into detail of it in the next lecture. Alongside, we'll discuss the Hubble's constant. We'll try to find out the age of the universe, and we'll discuss about how the universe is continuously expanding. That I just told you a while ago. And CMBR, cosmic microwave background radiation, one of the most likable topic by the examiners. So that's it for today.